But if that actor chooses tomorrow to do something drastically different, then I can't be her voice. And of course, there are several shows. K-dramas की बात करें तो we dubbed Business Proposal, and there was a show called The Silent Sea, तो sci-fi drama. हम थोड़ा बता सकते हैं आप जैसे इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज और लोकलाइजेशन डबिंग आपके जो अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं? इंसिडेंटल रोल करने वाले की भी उतनी अहमियत है, अगर वो नहीं होगा तो आपकी फिल्म नहीं बनेगी. Welcome to another episode of Voice Over Per Charcha. In this very special episode, we have a very special guest, a legendary voice artist, a senior seasoned voice artist, I shall say, the Hindi voice of Raven in Teen Titans Go, Buttercup in Powerpuff Girls, the Hindi voice of Bulma and Goten in Dragon Ball Z. And the list is too big. Further to add on, a dubbing artist at heart and a dubbing director. And finally, last but not the least, the founding partner and creative head at Audiomagic. So to my viewers, to my listeners, it's a great pride, it's a privilege, it's an honor to have the one and only Rajshri Sharma on Voice Over Per Charcha. So ma'am, आपका बहुत स्वागत है Voice Over Per Charcha में. Thank you so much. Thank you for the long and lovely introduction, Harsh. मैं सोची थी आप रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे बोलते बोलते, बट बहुत ही बढ़िया. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा. आपकी जर्नी इतनी लंबी है, मैं तो शायद उसको कट शॉर्ट ही कर पाया. अभी बहुत कुछ था उसमें तो जितना मैं बोल सकता था इसमें. सो एनीवेज मैम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी जो वॉइसिंग की जर्नी है इस चीज में, इस फील्ड में, इस क्राफ्ट में आपकी शुरुआत कैसे हुई? तो ये मेरी मम्मी इसमें इंस्ट्रूमेंटल हैं मुझे इस फील्ड में लाने में. वो कैसे, शी केम टू मुंबई फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन कर्नाटका आफ्टर मैरिज, और वहां पर वो ऑल इंडिया रेडियो में कन्नड़ा अनाउंसर थी. फ्रॉम देयर शी केम हियर. तो आर्टिस्ट का जो कीड़ा होता है वो सब में जो होता है वो होता ही है. तो यहाँ आकर भी वो एक दिन ऑल इंडिया रेडियो पहुंच गई, आकाशवाणी, एंड वहां पर उनको पता चला कि कन्नड़ा अनाउंसर की रिक्वायरमेंट है. तो शी जॉइंड, एंड ऐसा हुआ कि संडे वो प्रोग्राम कराती थी और मैं छोटी थी तो मुझे वो साथ ले जाया करती थी. एक दिन ऐसा हुआ कि स्टूडियो में किसी को बच्चे की आवाज की जरूरत थी, आकाशवाणी में कोई प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने कहा स्टूडियो में एक बच्चा है. तो वो ढूंढते ढूंढते आए उस स्टूडियो में, बहुत सारे स्टूडियोज हैं वहाँ, तो उस बूथ में फाइनली उन्होंने मुझे ढूंढा. फिर वो ले गए मुझे, उन्होंने एक लाइन बुलवाई और वहां पर मैं द लेजेंडरी कुंदा रेगे से मिली. काफी लोग जानते होंगे, पुराने सर्कल्स में ये नाम बहुत फेमस है. तो उन्होंने मुझे कहा कि अब बिनाका सिबाका बन रहा है और वो एक बच्चे की आवाज ढूंढ रहे हैं, तो क्या ये रिकॉर्डिंग हो पाएगी मेरी आवाज में. तो मेरी मॉम ने मुझे पूछा कि तुम करोगी, तो बहुत ही कैजुअल एक, तो मैंने हाँ बोल दिया. और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा भरा पूरा माहौल. पुराने जमाने में सारे लोग, काफी लोग एक साथ आ जाते थे रिकॉर्डिंग करने. यस मैम, यस. तो इट्स नॉट लाइक अ सिंगल बूथ एंड एक आदमी बैठ के बोल रहा है. सो आई वाज अ लिटिल ओवरवेल्म्ड कि भाई ये इतने सारे लोग. आई स्टिल रिमेम्बर दैट फर्स्ट, यू विल बी सरप्राइज्ड, बट मुझे अभी भी वो लम्हा याद है. और वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग वो थी ऑफिशियल जो हुई. और उसके बाद तो बस सिलसिला शुरू हुआ, पीछे मुड़ना ही नहीं पड़ा. एड्स चलते गए, एड्स से रेडियो प्लेस भी चलते गए साथ में. फिर फिल्म्स डिवीजन में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी. फिर ये डिजिटल जमाना आ गया जिसमें सारे एनिमेशन और सब कुछ डब होने लगे, डॉक्यूमेंट्रीज. ये जो आप लेजेंडरी रोल्स की बात कर रहे हैं, ये इसका दौर बाद में आया, काफी बाद में. तो वन थिंग लेड टू द अदर, बस चलती चली गई आगे. तो मैम ये मतलब एक आपके केस में जो एक बचपन की यादों से ये किस्सा शुरू हुआ, आप इस प्रोफेशन में आपने इसमें दस्तक दी है. तो मैम इनिशियल कुछ आप जैसे आपके जो रोल्स है डबिंग के जो आप अभी भी याद करते हैं, सबसे आपके जो यादगार लम्हे हैं उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला लम्हा तो वही है जो मैंने सबसे पहली रिकॉर्डिंग की और मैं लाइन बोलने के लिए बिल्कुल तैयार थी और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे. मुझे एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी, एक छोटी बच्ची, और मैं ये लाइन बोलने जा रही और मैं सोच रही थी मैंने क्यों हाँ कर दी. लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि सेंस ऑफ कमिटमेंट था मुझ में, तो मैंने हाँ की है. एक 5-5.25 साल की बच्ची को क्या होगा, लेकिन चलो मैंने हाँ कर दी है तो अब मैं बोल के ही जाऊंगी, ये वाली बात थी. तो फिर उन्होंने मुझे कहा भी था कि हम आपको एक चॉकलेट देंगे, तो उस चॉकलेट की लालच में मैंने वो लाइन बोल दी. उसके लालच में वो लाइन बोल दी है. और उसके बाद उन्होंने मुझे वो चॉकलेट दी और फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा चलो अब मैं घर जाती हूँ, तो वो बोले नहीं, और भी कई भाषाओं में ये लाइन आपको बोलनी है.
तो वो एक एक्सपीरियंस था कि अलग अलग भाषा, ऐसी कई भाषाएं थी जो जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, जैसे असमीज, यस। अहोमी और बांग्ला। तो उससे कभी मेरा पाला ही नहीं पड़ा था जिंदगी में, तो उस लैंग्वेज में भी मैंने वो ओके। चीजें बोली। हाँ, मतलब सेम लाइन। तो दैट वाज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। वैसे तो कई किस्से हैं जो हुए हैं, जो अगर मैं याद करना चाहूँ तो बहुत सारे एक एक करके पिटारे में से निकल आएंगे। चर्चा बट खत्म ही नहीं ये होगी वो तो। बिल्कुल। बस हम उस पे बातें करते चले जा सकते हैं। तो मैम आपकी जो जैसे नेटिव लैंग्वेज है कह सकते हैं तो कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश और शायद आपको मराठी, आई आई कैन अज्यूम कि आप जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी फ्लुएंटली आती होगी। बिल्कुल, और घर में भी हम बोलते हैं। अच्छा, तो घर पे आप बोलते हैं। हाँ, मराठी और कन्नड़ दोनों बोलते हैं, तो दोनों में ओके। मैं फ्लुएंट हूँ। और हिंदी तो ऑफ कोर्स आती है, ऑफ और कोर्स मैम, ऑफ कोर्स मैम, बताइए तो। इंग्लिश भी पिकअप कर लिया यहाँ पढ़ते पढ़ते, तो 4 लैंग्वेजेस आराम से। और मुंबई में रहते रहते गुजराती भी आ गई। अच्छा। सरस सरस मैम, गुजराती भी आवड़े છે બહુ સારું લાગ્યું। आवड़े आवड़े मन। नाइस नाइस मैम। सो मैम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने जो गोकू का जो बचपन का कैरेक्टर मतलब जो शुरुआत का है वो भी शायद आपने ही करा हुआ है, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। जब ये ड्रैगन बॉल जी हम कर रहे थे तो हम में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हिट होगा। हम तो हाँ। एक रेगुलर सीरीज करने पहुंचे थे, जैसे हम बाकी काम कर रहे थे। हाँ, कहानी बड़ी दिलचस्प लगी हम सभी को, हम सब एपिसोड्स देखते देखते थे आराम से डबिंग करते हुए कि क्या कहानी चल रही है। तो उसमें एक यंग गोकू था जो मैं बनी थी, और फिर चलते चलते 300 एपिसोड, 400 एपिसोड, इस तरह इसका सिलसिला बढ़ता चला गया। फिर मैं गोटेन भी बन गई, क्योंकि ओके। लॉजिक ये था, उस समय डबिंग डायरेक्टर शॉन थे, कि बाप बेटे की वॉइस बचपन की थोड़ी सिमिलर होगी। तो उस लॉजिक से हम चले, और कहानी ऐसी आगे बढ़ती चली गई कि गोकू ने अपना एक वर्चस्व बनाया, और फिर गोकू का बेटा आया। तो इट वाज, यानी बेटे का भी बचपन, बाप का भी बचपन, और बेटे बेटा का तो भी। था ही। वो चलता चला गया। मतलब अभी जो मतलब जिस रोल को जैसे अंकुर जवेरी सर जैसे गोकू का रोल प्ले करते तो उसका मतलब जो बचपन यंग गोकू था वो आपने किया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो यंग गोकू मैंने किया था। तो मैम जैसे आप इतने कैरेक्टर्स कर चुके तो एक तो जैसे पहले जमाना था, आई कैन से बिफोर द डिजिटल एज। आज जब इंटरनेट पे आप देखते हैं कि हम होता है ना, तब आप कोई काम कर रहे हैं आपको पता है कि ओके काम हो रहा है, लेकिन होता है कि अब जब आप इंटरनेट में एक वो देखते हैं कि इतने फैंस है, इतना अप्रिशिएट करते हैं, तो वो योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट कमिंग इनटू द डिजिटल पार्ट ऑफ इट। जैसा मैंने कहा, इनिशियली वी ऑल यूज्ड टू जस्ट वर्क। हाँ, ये हमारा काम था, हम सब रम गए थे। वी हैड चोजन दिस एज अ प्रोफेशन, मोस्ट ऑफ अस, आफ्टर अ पॉइंट। एंड वी वर कंटिन्यूइंग वर्किंग। हमें पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है दुनिया में। इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ इंटरनेट काफी यूज होता था, काफी प्रचलित था, वी वर नॉट अवेयर कि भाई डबिंग का कुछ हो रहा है। अगर ओरिजिनल का अप्रिसिएशन इतना हो रहा है, तो हमने शायद कभी सोचा नहीं कि अच्छा, हमारे कैरेक्टर्स की भी इतनी पूछ है, हमारे वॉइस के लोग सुन रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी हर्ष, की उस वक्त क्या हुआ, मैं भी, अगर मैं अपना बचपन देखूं, तो हमारे पास में उतनी चॉइस नहीं थी। हमें कोई चीज दिखाई जा रही थी, जैसे यस। इंग्लिश चूज करने का हमारे पास में ऑप्शन नहीं था। पहले जब डबिंग नहीं होती थी तो हम सारे शोज इंग्लिश में देखते थे, जैसे डिज्नी के शोज हुए, मिकी माउस वगैरह, या ही मैन भी फॉर दैट मैटर। अगर आपको भी याद है तो बहुत, मुझे याद है कि मैंने इंग्लिश में देखे, क्योंकि उसकी हिंदी डबिंग थी ही नहीं। आई थिंक हाँ। ये और आगे चल के जब डब होना शुरू हुआ, तो हमें हिंदी दिखाई देने लगा। फिर इंग्लिश बंद हो गया, हाँ। फिर हिंदी दिखाई देने लगा, हम हिंदी देख रहे थे। तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या असर हो रहा है, इससे मेरे ख्याल से मेरे दौर के सारे वॉइस आर्टिस्ट अनजान थे, क्योंकि हम भी उसमें डबिंग भी करते थे, काम भी करते थे, और घर जाके देखते भी थे एक दूसरे का प्रोग्राम। और नॉट बाय चॉइस, इट वाज अवेलेबल इन हिंदी, इसीलिए। और वो देखकर कहीं कहीं आदत पड़ गई कि हाँ, अच्छा भी लगने लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर हमारी भाषा बोल रहा है, वो भाषा बोल रहा है जो हमें समझ आ रही है। तो एक दूसरे से फिर हम डिस्कस भी करने लगे। जो डिस्कशन पहले नहीं होता था कैरेक्टर्स के बारे में, ये डिस्कशन होने लगा स्कूल में, ओके। कॉलेज में। तो दैट वाज समथिंग दैट डबिंग गेव टू द वर्ल्ड। यानी ये डबिंग की वजह से ही ये शुरुआत हुई कि भाई, ये तुम्हारा कैरेक्टर ये ऐसा कर रहा है, ये आगे कर रहा है, वो कर रहा है। जैसे स्मॉल वंडर्स, मुझे याद है, अगर आपको याद है स्मॉल यस वंडर्स। मैम, यस हाँ, मैम। उसमें आई यूज्ड टू डू विकी, ओह। रोबोट, इन हिंदी। Oh my God, I can't believe it. उसका, यानी इट वाज टोटली नॉस्टैल्जिया फॉर मी, क्योंकि मैं वो शो देखती थी, एंड आई यूज्ड टू वॉच इट इन इंग्लिश।
और एक दौर ऐसा आया कि मुझे कहा गया कि आपको ये कैरेक्टर डब करना है, एंड उसकी इतनी डिमांड थी, जैसे वो दिखाया जाने लगा तो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे डबिंग वेंडर, यूटीवी डबिंग वेंडर था। तो उन्होंने उस वक्त फैसला ये लिया कि ये डुअल कास्टिंग में चलेगा, यानी एक टीम एक स्टूडियो में डब करेगी, दूसरी टीम दूसरे स्टूडियो में डब करेगी। इस तरह से फिर वो कुछ 50 एपिसोड के बाद डुअल कास्टिंग में शुरू होने लगा। दैट टाइम प्राची स्टार्टेड डूइंग विकी पैरेलली, आई वाज आल्सो डूइंग, शी वाज आल्सो डूइंग। तो इस तरह से उसकी डबल 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 कास्टिंग हुई और वो हमने कंप्लीट किया। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्हें जल्दी करना था और एक हद तक ही आप जल्दी कर सकते थे उस वक्त, बिकॉज यू डिडंट हैव सो मच टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। हाँ, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन अस, एंड कितना हम वक्त दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस भी होना था, मिक्स होना था, क्यूसी वगैरह। तो एक दायरा रहता था कि इतना, इतने में आप इतना ही वक्त, इतने वक्त में आप इतना ही काम कर सकते। तो दे टुक दैट मेजर डिसीजन कि नहीं भाई, इसको पैरेलली शुरू कराया जाए ताकि ये एपिसोड्स जल्दी जल्दी डिलीवर होंगे। तो अगर आप पिछला कुछ देखेंगे भी जाके तो आपको दो दो आवाजें मिलेंगी। तो यस, तो ये था ये चीज। सो आई मीन इट वाज वेरी डिफरेंट बैक देन फॉर अस आल्सो। Coming back to your question, it was very different for us also, being a part of it and also being the audience for it. Yani, it was both ways. So we actually didn't know, you know, this is some kind of a glamorous thing. Yeah, we are putting forth some, we are opening doors to something totally new. Yani कुछ ऐसा होने वाला है जो आगे ये डबिंग एक रेवोल्यूशन बन जाएगा। Yes, इसकी कानो कान खबर नहीं थी। एब्सोल्युटली मैम। उससे याद है जो आपने विकी की बात की ना, वैसे उस टाइम पे तो हम देखते थे स्मॉल वंडर्स, वो उस टाइम पे एक फिक्शन की तरह लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये फिक्शन रियलिटी बन रही है। छोड़िए मैम, इंसानों के ऊपर चर्चा कायम रखते हैं, नॉट ऑन अदर पार्ट। आई गॉट योर पॉइंट। सो एनीवेज मैम, अबाउट योर कंपनी ऑडियो मैजिक, ये इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, मेरे जो ऑडियंस है, लिसनर्स है, जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कब कैसे हुई ये। मेरे लिए ऐसा हुआ कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कोई डबिंग प्रोड्यूसर या डबिंग डायरेक्टर बन जाऊंगी, बल्कि मुझे तो बहुत ही कठिन काम लगता था डायरेक्शन का। मैं सोचती थी एक डायरेक्टर को कितनी तैयारी करनी पड़ती है, एपिसोड पहले देखो, अगर मूवी है तो पहले देखो, फिर कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में बैठो, फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में बैठो, टाइमलाइंस डिस्कस कीजिए, फिर आप कास्टिंग के हिसाब से आप काम कराइए, और एक ही चीज को कम से कम 30 बार 50 बार आप देखना है उस कैरेक्टर को। तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि दिस इज फॉर मी। मुझे लग रहा था इतना पेशेंस तो मुझ में कभी होगा ही नहीं। आई वॉज 100% श्योर। फिर लाइफ हैड इट सच की कहानी ऐसी हुई। आई गॉट मैरिड इनटू recording family. My father-in-law is the legendary Mr. Brahmanand Sharma. He has mixed several Bollywood movies, and उनके बेटे से मेरी शादी हुई। He is also a sound engineer, and वो studios उनके थे, and they used to rent out their studios, and producers used to work there. वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी through one producer. That was the first. और फिर धीरे धीरे ये हुआ कि I had so much such a huge body of work around me. फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो हमने सोचा इसको साथ में कंबाइन करते हैं, लेट्स स्टार्ट समथिंग। तो इस तरह शुरुआत हुई ऑडियो मैजिक की। और ऑडियो मैजिक में फिर ये पता चला कि जो पैशन एक आर्टिस्ट की जिंदगी में आपको लाना है, वही पैशन आपको एक डायरेक्टर की जिंदगी में भी लाना है, और दूसरे डायरेक्टर्स भी आपको उसी तरह से तैयार करने हैं। आपको उस टीम को भी बनाना है जो उतनी ही पैशनेट हो। तो उस तरह से जन्म हुआ ऑडियो मैजिक का। लाइक माय हस्बैंड Tarun is equally passionate about sound. His area of work is different. He works towards technical, यानी माइक कौन सा सही होगा, आवाज कैसी सही आएगी, मिक्सिंग इसकी कैसी होगी, एंड आई वर्क टुवर्ड्स द क्रिएटिव कि किसकी आवाज सही होगी, ये वो। तो हमारी जोड़ी बहुत अच्छी बैठ गई। रब ने बना दी जोड़ी मैम, सीरियसली। क्योंकि आपका बैकग्राउंड और साथ में जो आपने जिस तरह से बताया, you getting married into a recording family, recording जिनका स्टूडियो रहा है, इस तरह का काम रहा है, और साथ में फिर से ऑडियो मैजिक की शुरुआत होती है। मैम, मे आई नो द ईयर, किस साल में हुई थी शुरुआत? तो ऑफिशियली अगर हमारा कब हुआ ये, तो दैट इज 2011। ओके, 2011। उससे पहले वी वर ऑपरेटिंग अंडर द नेम ऑफ स्नेहा रिकॉर्डिंग, जो पहले हमारे स्टूडियोज का नाम था। दैट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1999। ओके। तो उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, लोकलाइजेशन बहुत तूल पकड़ रहा था,
काफी डबिंग चल रही थी और आने वाली थी डबिंग, तब हमने सोचा कि नहीं, इसको एक ब्रांड लोकलाइजेशन प्रॉमिसिंग ब्रांड बनाते हैं, विच इज ऑडियो मैजिक. ऑडियो मैजिक इज अ लोकलाइजेशन ब्रांड ऑफ द पेरेंट कंपनी. तो अब इस हिसाब से हम इसको आगे लेके चले गए. Even with the tagline it matches, like the sound people, जैसा आपने या पूरा उसका जिक्र किया था. तो मैम, राइट. अब तो जैसे हम लोकलाइजेशन की बात करते हैं, डबिंग की बात करते हैं, अब पहले एक जमाने में पिक्चरें और अब तो पता नहीं ओटीटी के आने से तो मैम पूरा मतलब होता है ना, पूरी इतने सारे कैटेगरीज और इतने सारे शोज हो गए हैं. और मैम थोड़ा बता सकते हैं आप, जैसे इन टर्म्स ऑफ वेब सीरीज और लोकलाइजेशन डबिंग, आपके जो अभी फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं? बिल्कुल. सो हर शायद कहते हैं कि हर इंडस्ट्री का और हर बंदे का एक दौर आता है, एक वक्त आता है. किसी ने सोचा नहीं होगा कि शायद सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी इतनी चलेंगी आगे. मैं सोच रही हूँ एक चीज, लेकिन कोविड आया और सैनिटाइजर्स खत्म हो गए, यानी हाँ. उनको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स द प्रोडक्शन करना पड़ा. और एक ऐसा दौर आया उस वक्त कि लोग घर बैठने लगे, और घर हाँ. बैठे क्या करते, तो एंटरटेनमेंट के लिए नाम पे वो यही देखने लगे यस. कि हम जो अवेलेबल है वो चीजें देखें. अब बिल्कुल. आप, उस वक्त ऐसा दौर था कि ह्यूमन कांटेक्ट नहीं था. हाँ. आप ओरिजिनल शोज कितना आप शूट करके डाल सकते थे, आप डाल ही नहीं सकते थे. काफी चीजें बंद हो गई थी, कुछ इन प्रोडक्शन रुक गया, तो लोग डब कंटेंट कंज्यूम करने लगे. इसीलिए तो उस वक्त जो बूम आया उसमें हमें पता चला कि हमारा काम ऐसा था कि हम कर सकते थे इसको. रिमोट रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, कोई अपने घर से भी रिकॉर्ड करके दे रहा यस था. मैम. तो ये काम बंद नहीं हुआ, एंड ये काम चलता चला गया, और लोगों को दे वर एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा. यानी जिस बंदे ने शायद वर्ल्ड सिनेमा कभी देखा नहीं है, उसने भी देख लिया था. हाँ. और अब वो भी अलग अलग तरह की चीजें देखकर ये सोच रहा था कि मैं कितना अच्छा अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू चूज. किसी ने जर्मन फिल्म डब्ड इन हिंदी देखी, किसी ने इटालियन, लेकिन कोरियन फिल्म. कोरियन ऑफ हाँ, कोर्स. कोरियन. यानी उस कल्चर से लोग कनेक्ट होने लगे कि अरे यार, ये भी तो हमें पसंद है, हमें ये कहानी भी पसंद है, हमें ये भी पसंद है, ये भी पसंद है. तो इस हिसाब से ये बूम आया डबिंग इंडस्ट्री में. ओटीटी का जो दौर चला जिसमें लोगों ने काफी कंटेंट देखा, आप हमने भी घर देखे, घर बैठे बहुत कंटेंट देखा, एक दूसरे का काम बहुत देखा, पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना है. उस हिसाब से ये जो शुरू हुआ, this was like the biggest boom we've ever seen, all of us in the dubbing industry. यानी यस मैम. इतना लोगों को कंटेंट चाहिए था देखने के लिए, और हमें बहुत खुशी हुई अलग अलग कंटेंट पे काम करके. Compared to a shooting a serial, it was easy to dub a serial. डाबा सीरियल. It was faster and the content was of course good. यानी ओरिजिनल भी अच्छा है, और उसको आप अलग अलग भाषाओं में प्रेजेंट भी कर रहे हो, तो लोग भी अच्छा कंटेंट देख के खुश हो रहे हैं. सो ये जो दौर चला, ये तो कोविड का दौर तो भगवान करे कभी भी वापस ना आए, कभी ना आए वापस. कभी ना वापस ना आए. बट उसके चलते जो बाकी चीजें हुई, दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इज व्हाट आई विल से. कि अब जो चला दौर हमारा पिछले 3-4 सालों से, जिसमें काफी अलग अलग कंटेंट कंज्यूम हुआ, एंड हमारे इंडिया में बहुत सारे अच्छे शोज भी बनने लगे, यस. शूट होके दिखने लगी सीरीज, वेब सीरीज, जो हम इंग्लिश में डब करके इंटरनेशनल मार्केट में भी भेजने लगे. वहां भी लोगों को ये शोज अच्छे लगने अच्छे लगे. लग रहे हैं. हाँ, कि भाई अच्छा, ये काम रिसेंटली हमने कोहरा डब की. कोहरा वाज अ हाँ, पंजाबी. पंजाबी. हाँ 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 हाँ. हाँ, पंजाबी शो, और उसको नेटफ्लिक्स पे था. हाँ जी, उसको हिंदी में डब किया और इंग्लिश में भी डब किया, और उसे काफी सराहा गया. काफी लोगों को ये बढ़िया था वो, मैम. आई हैव सीन द सीरीज. बढ़िया. ओह वाओ, ओके. तो ये हमें भी बहुत मजा आया वो करने में, एंड इट ओपन द डोर्स टू अ होल न्यू सिस्टम. कि भाई यहाँ के जो शोज बन रहे हैं अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंट अगर मैं बताऊं तो हमने काला पानी डब किया इनटू इंग्लिश. ओके. काला पानी. ओके. तो हाँ, आई मीन द स्टोरी इज सो गुड, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी लोग इसको देख रहे हैं और उनको हाँ. मजा भी आ रहा है. और कुछ लोग इंडिया में भी इंग्लिश देख रहे हैं जो इंग्लिश से ज्यादा रिलेट करते हैं. तो एक ये है कि इंडियन चेहरे पे, हमारा जो एशियंस का एक चेहरा है, हमारी जो बोली है, उस पे अगर हम परफेक्ट यूके और यूएस एक्सेंट इंग्लिश बोलेंगे तो शायद वो फेक लगे. हाँ. जबकि अगर हम अपनी ही फेस पे हमारे एक्सेंट की इंग्लिश बोलें तो यस, वो हमारे टाइप की रिलेटेबल, इंग्लिश. बिलीवेबल लगेगा. हाँ, तो ये एक बहुत नया एडिशन था पूरी डबिंग इंडस्ट्री के लिए, कि भाई इंग्लिश, इंडियन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज इट इज रिलेटेबल. अगर मेरे चेहरे पे कोई यूएस एक्सेंट बैठा दे तो वो बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा.
तो ये एक बहुत नई चीज हुई. दिस इज वन वेरी न्यू थिंग दैट हैपेंड. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल शोज. के ड्रामास की बात करें तो वी डब बिजनेस प्रपोजल, एंड देयर वाज अ शो कॉल्ड द साइलेंट सी, तो साईफाई ड्रामा. Yes, ma'am. एंड कुछ हमने एनिमेज भी किए. हमने ड्रैगन बॉल जी भी किया, विच वाज अगेन फॉर कार्टून नेटवर्क. उसको Cartoon Network. रिवाइव किया दोबारा से. एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ा पल था, क्योंकि मैं तो एज एन आर्टिस्ट पहले उस सीरीज में Of थी. course, of course. अब मैं उस सीरीज को प्रेजेंट कर रही थी As एज a अ director, as a प्रोड्यूसर एंड producer. एज अ डायरेक्टर. तो इट वाज ऑफ कोर्स डायरेक्शन टीम में और भी लोग थे यहाँ, बट इट वाज अ ह्यूज मोमेंट वो. फिर यानी इतना सारा, देयर हैज बीन सो मच. देयर वाज अ शो कॉल्ड रीमैरिज एंड डिजायर्स. अगेन इट वाज अ के ड्रामा के बहुत सारे अलग अलग, उसमें भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Then there was other anime like Miss Kuroitsu, then Fire Force, Darlings that we did. तो it was अलग अलग तरह का काम. काफी अडल्ट कॉमेडीज भी थी जो एनिमेशन के रूप में Yes. अलग अलग OTTs पे आई. Then we had a movie called Saiyan that happened in Amazon, which is a trilogy, और third अभी तक is not on air. वो अभी तक काम चल रहा है उसका. तो I mean that was Spanish to Hindi. तो Okay, Spanish यानी to ये कहाँ जा रहा है कंटेंट. हम टर्किश ड्रामा डब कर रहे हैं, स्पेनिश डब कर रहे हैं. देयर वाज अ शो कॉल्ड फेरिया, आई थिंक, विच ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं की, बट इट वाज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. उसमें कुछ क्रीचर्स भी थे और कुछ एक माइथोलॉजिकल टच भी था. तो वो सब इस तरह का काम करके ऐसा लगा कि नहीं यार, दुनिया में सिर्फ लोग हमें ही कहते हैं कि इंडियंस ऐसे हैं वैसे. ऐसा कुछ नहीं है, पूरी हर दुनिया में. जगह लोग एक जैसे होते हैं. बिल्कुल. दे हैव देयर ओन मिथ्स, दे हैव देयर ओन बिलीव्स. बस ये है कि वो खुल के जाहिर करते हैं और हम खुल के जाहिर नहीं करते, या नहीं हमें करते. लगता है कि हम ही ऐसे एक हैं. ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट इज द थिंग. No, ma'am, but seriously, not in just in terms of dubbing. जिस तरह की वेब सीरीज, जिस तरह के शोज आ रहे हैं, और मतलब एक्टिंग के तौर पे भी, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में इतना टैलेंट भरा हुआ है, पहले से पता था. लेकिन जब आपको आपकी आंखों के सामने आता है कि इस तरह ऐसी तरह की सीरीज, अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले ये रॉकेट बॉयज, या फिर अभी आप मैम ये वाली जो सीरीज है माई, ये भी तो आपके यहाँ डब हुई है शायद. कौन सी? माई माई. यस, माइन. यस, वो भी शायद आई गेस इन इंग्लिश में वो जो डब हुई थी वो नेटफ्लिक्स में आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिल्कुल बिल्कुल, साक्षी तनवर वाली. यस, साक्षी तन्वर. बहुत बढ़िया. यस यस यस. ये एक माँ की कहानी, और बहुत ही अच्छी कहानी. हाँ और कहानी देख के मतलब आप बिंज वॉच करेंगे ही करेंगे, वो वाली. हाँ. और ये इंटरनेशनली, ये हमें इंग्लिश में डब करना था, तो इस कैरेक्टर को निभाया एक एक्टर है दिलनाज ईरानी, सब Okay. जानते हैं. उन्होंने इनका इंग्लिश में डब किया, साक्षी तन्वर. ये मैम बिल्कुल जैसा आपने इसका जिक्र किया, कोविड में वो हुआ क्या था ना, इतना लोग लाइक पीपल वर एट होम, अब क्या करेंगे. अब उसमें ये होता है ना, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन तो ले ली है, तो जितना कंटेंट मिल रहा है, टाइम भी कैसे निकाले. तो ये एक बहुत बड़ी एक हिसाब से एक अच्छा एडवांटेज रहा है इसके लिए. लोगों ने काफी अलग अलग तरह के शोज देखे, जैसा आपने कहा स्पेनिश, टर्किश और ऐसी ऐसी भाषाओं में डब हो रही हैं सीरीज वगैरह, या जो भी बिल्कुल. प्रोग्राम्स हो रहे हैं. और अब तो इनफैक्ट अब और एक और जो नई चीज अभी चीज चलन में मतलब हो गई है काफी टाइम से चालू, पॉडकास्ट हो गए. जैसे ये भी एक पॉडकास्ट है, ऑडियो बुक्स हो गई. तो कितनी चीजें आती जा रही है ऐसे. हाँ, ऑडियो बुक्स. तो किसी ने सोचा होगा कि कोई कहानी हमें पढ़ के सुनाएगा और हम उसको सुनेंगे. कई लोग कहते हैं किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, तो अब सुन लो. अब तो आप हाँ, सुनते हुए तो कहीं भी आपने अपना लगा लिया हेडफोन, और आप सुनते हुए कर चले सकते जा हो. रहे हैं. आपको पता है आपका रेगुलर ऑफिस रूट क्या है, बस आपने एक कहानी लगा दी और वो चल रही है कहानी. तो आप सुनते हुए ये आराम से जा बहुत रहे बड़ा हो. दौर आया, हाँ, जिसमें आप कहानी, आपको नरेशन के तौर पे आपको नरेट करके सुनानी है कहानी. तो ऑडियो बुक्स बहुत अच्छे अच्छे. पर्सनली मैंने सिर्फ कुछ कहानियां रिकॉर्ड की हैं, पूरी कोई किताब रिकॉर्ड नहीं की, बट करवाई हैं काफी सारी. एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर यू एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, क्योंकि इट चैलेंजेस यू एज एन आर्टिस्ट. यस. आपको कुछ 100-200 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है. यानी अब आप अकेले बोल रहे हैं, आपको उस किताब में ढल जाना है, उसके कंटेंट को समझना है, उसको पढ़ के दूसरे को आपको ये कहानी सुनानी है हाँ. इस रूप में कि वो सुनना पसंद करे. तो उस जॉनर में कुछ ड्रामा वाली कहानियां हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं.
तो इसमें कुछ हमें ऐसी किताबें पढ़ने का भी मौका मिला जो आप शायद कब पढ़ते, कुछ ऐसी कहानियों को जानने का मौका मिला, कुछ ऐसे लेखकों की बातों को सुनने का मौका मिला जो, यानी शायद ही एक आर्टिस्ट की जिंदगी में मैंने सोचा था कि ऐसा सब होगा, लेकिन ये चीजें हुई। कितना कंटेंट और कितना काम ऑडियो में, अलग अलग तरह का काम, नॉट जस्ट लिप सिंक रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, स्टोरी टेलिंग, और रेडियो प्लेज जो बहुत साल पहले बंद हो चुका था, वो दौर दोबारा आया। ऑडियो ड्रामास, काइंड ऑफ ऑडियो ड्रामास, बिकॉज ऑफ पॉडकास्ट, बिकॉज ऑफ आज हम ये जो बात कर रहे हैं, ये ऐसा कोई मीडियम होगा, ये 20 साल पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। सो दिस इज समथिंग अनहर्ड ऑफ। यानी और क्या क्या हो सकता है, वेरी पॉजिटिव कि कुछ और भी हो सकता है शायद। यस मैम, बिल्कुल। ऑडियो का तो एक हिसाब से पॉडकास्ट का दौर तो अभी मैं कह सकते शुरू हुआ है प्रॉपरली 2020 2023 से। और सबसे ज्यादा जो राइज ऑफ लिसनर्स है, जैसे मैम आपने ओटीटी का कहा, ऑडियो कंटेंट कंजम्पशन, ये ग्राफ बताता है, स्टैटिस्टिक्स यही बताती है कि पिछले 2020 से सबसे ज्यादा राइज हुआ है। लोगों ने सुनना शुरू किया, जैसे स्पॉटिफाई या जिस तरह की एप्स हो गई, अब तो यूट्यूब म्यूजिक में भी पॉडकास्ट आ गए हैं। बिल्कुल। तो आपके पास जॉनर है ना अलग अलग सुनने के लिए। अब जिनको इसके बारे में सुनना है कि वॉइस रिकॉर्डिंग का क्या है, जैसे जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई लोग हैं जो ये सुनना चाहते हैं। तो ये माध्यम कहीं अवेलेबल नहीं था पहले, अब है, अब अवेलेबल है, अब चॉइस है आपके पास में। आपको रिलीजन के बारे में सुनना है, आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में सुनना है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो यानी एक आर्टिस्ट की भी जो बाउंड्री है वो आगे निकल गई है, सीमाएं और दूर दूर होती जा रही हैं। जो एक दुनिया, अगर हम कह रहे हैं कि सिमट रहा है, तो दुनिया सिमट रही है अगर, तो आप ये कह सकते हैं कि आर्टिस्ट के दायरे बढ़ते चले जा रहे हैं। यस। तो it's like two things happening together, two paradoxical events happening together, but it's fascinating. ये इसी का सर है, जैसे अब कंटेंट की इतनी सारी चॉइसेस है आजकल। जैसे अगर हम एक मूवी की भी बात करते हैं, आज एक समय होता था मूवी मतलब नॉर्मली लोग देखने चाहते हैं। आज मूवी का चलना ये बहुत एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज लोगों को इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ द लाइक, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहिए। आज की मतलब जो जनता है के हिसाब से वेरी वेल अवेयर्ड, एजुकेटेड, और उस मामले में क्वालिटी कंटेंट आई कैन से एक अलग ही टाइप का हम दौर देखने को मिल रहा है हमें। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि वी वर थ्रोन ओपन टू द वर्ल्ड, कि भाई आप वर्ल्ड सिनेमा देखो, अब आप पूरी दुनिया का सिनेमा देखो और आप इसको एंजॉय करो अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अब ऑडियंस हमारी इतनी जागरूक है, उन्हें ये भी पता चलता है कि किसी चेहरे पे ये आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। तो आपको अचानक ऐसा लगेगा झटका सा कि अरे यार ये आवाज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो एक अच्छी बात ये है कि आपको इसको आगे पहुंचाने का हम तक एक बहुत अच्छा जरिया भी है सोशल मीडिया, इंटरनेट। बिल्कुल। आप उस पे लिखेंगे तो उसको लोग सुनते भी हैं अब, कि भाई हाँ अच्छा, ये आवाज, ये जो कैरेक्टर मैंने किया, इस फेस पे ये आवाज जा नहीं रही है। तो एनिमेशन तक तो एज पर्सनली मेरी ये राय है कि एनिमेशन के लिए तो आप फिर भी कह सकते हैं कि मैं ये कैरेक्टर कर रही हूँ या मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ। एज एन एक्टर क्या होता है, आपके पास में फेस वैल्यू का बहुत बड़ा एडवांटेज है। किसी रोल के लिए आप पतले हो जाते हैं, किसी रोल के लिए आप मोटे हो जाते हैं, किसी रोल के लिए आप बूढ़े नजर आते हैं, किसी रोल के लिए आप बहुत यंग बन जाते हैं। किसी एक फिल्म में किसी आर्टिस्ट ने यंग किरदार भी निभाया है और उसी फिल्म में वो उसका बाप भी बन गया है और सेम फेस चल रहा है, और आप विजुअल इफेक्ट्स और मेकअप के सहारे इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आवाज की दुनिया में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डब कर रहे हैं तो अचानक एक यंग आदमी पे शायद एक यंग आवाज मैच करे, जबकि सेम आवाज उसी कैरेक्टर के बूढ़े रोल पे मैच ना करे वो। यस। क्योंकि वो तो रिलेटेबल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 20 साल का लड़का बोलने वाला है, और आगे चल के आपने फिल्म में दिखा दिया कि वही रोल जाके 40 साल का बन रहा है। तो 40 साल वाले पे अगर मैं 20 साल वाले से कहती हूँ भाई अपनी आवाज को थोड़ा आप मोड़ो और उसको टोन करो और हम कुछ करेंगे टेक्निकली और हम आपको यूज करेंगे, तो ये जो जेनरेशन गैप है ना, ये नहीं भर सकते हम। हाँ, एक बार को हम 40 वाले को 60 की एज ब्रैकेट में बैठाने की कोशिश कर सकते हैं। Probably you'll have those grains, वो ठहराव in the voice by the time you're 40, and that kind of quiver the voice needs, and instability जो 60 के एज में आती है,
वो आप कहीं जाके शायद एस्टैब्लिश कर पाए, हर एक के बस की बात नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, बट विद अ फ्यू आर्टिस्ट यू कुड डू इट. बट देन the difference here is 20, 40, 60. If you're going to do this, we always have a challenge of hiring 3 different artists who would sound similar in their moving age brackets. मूविंग एज, हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन में मतलब आप उसको कोरिलेट करते हैं. Yes, तो द थिंग इज, अगर कोई कहता है कि मैं ऑफिशियली इस कैरेक्टर को डब करता हूँ या करती हूँ, इसमें एक एज का बहुत बड़ा दायरा है. यस, ट्रू. कि टिल इट रिलेट्स टू माय वॉइस, I can be that actor or that the role that the actor has portrayed on screen. But if that actor chooses tomorrow to do something drastically different, then I can't be her voice. It has to be someone else, because then everything changes. Of course. Because of the age and Yes. the way the characters, they have a very big advantage of face and makeup and visual effects. We don't have that here. यानी we have to make our voice believable, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत टेक्निकल एडजस्टमेंट है वो हो सकता है. हो सकता है. Yes. True. तो I'll still say कि when if मैं अपने आप को काफी एनिमेशन की वॉइसेस से रिलेट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एनिमेशन में आप उन वॉइसेस को बना लोगे, आप वो एज भी ला दोगे और आप हर चीज कर दोगे. बट जब लाइव एक्टर्स की बात होती है, तो अगर मैंने हैना मोंटाना भी किया है, बट अगर वही हैना मोंटाना उस वक्त जब मैं कर रही थी कुछ और ड्रास्टिकली डिफरेंट करती जो उसने किया, उसने एक मूवी की थी बोल्ट. इन दैट मूवी शी वाज नॉट द रेगुलर हैना मोंटाना, शी वाज वेरी डिफरेंट. तो उसको वॉइस, हालांकि मैंने भी ऑडिशन दिया था, बट आई कुड सी माई सेल्फ कि मेरी आवाज अब उसी आर्टिस्ट पे नहीं जा रही है जिसके मैंने 100 एपिसोड जिसका पहले किया था. यस. हाँ, आई मीन आई यूज्ड टू टेल कि मैं यही वॉइस करती हूँ, मैं ये हूँ, माइली साइरस हूँ मैं. बट वो माइली साइरस इन दैट मूवी बोल्ट वाज नॉट, आई वाजंट इवन क्लोज टू व्हाट शी वाज साउंडिंग. तो फिर उसको डब किया था कविता चौधरी ने, जो वो एफआईआर की जो इंस्पेक्टर. सो आई एम सेइंग कि जब वो अपना पूरा वजूद बदल देते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है. मतलब सेम ही एक्टर है, जब कैरेक्टर चेंज हो जाता है तो उसके हिसाब से फिर अपनी आवाज को ढालना, वो फिर एक बहुत बड़ा एक, अब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. नहीं भी हो सकता है. यस, ट्रू. हाँ, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो है. तो मैं कहती हूँ, मैंने ये कहना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम द वॉइस फॉर माइली साइरस, आई डिसाइडेड चूजिंग कैरेक्टर्स. यस. कि आई एम द वॉइस फॉर हैना मोंटाना, आई एम द वॉइस फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि हो सकता है उस एक्टर ने अपने आप के साथ में कुछ और अलग कर दिया हो जहां मेरी आवाज ना बैठे, ना फिट हो. यस. यस. तो एंड आई थिंक कैरेक्टर्स रेजोनेट मोर विद पीपल. लोगों को कैरेक्टर्स ज्यादा याद है एक्टर के नाम से. ऑफ कोर्स आज के दौर में, अब एज अ प्रोड्यूसर अगर मैं कहूँ या एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, मैं सोचती हूँ कि हाँ, ये पर्टिकुलर अगर रोल मुझे कास्ट करना है तो मैं हिस्ट्री देखती हूँ कि इसको किस किस ने निभाया है, किस किस दौर में किस किस एक्टर ने इसका काम किया है, कि वॉइस आर्टिस्ट ने, और किसकी आवाज सबसे ज्यादा रिलेटेबल लग रही है, सबसे ज्यादा रिलेटेबल लग रही है. और इस जो मूवी में हम करने वाले हैं या एपिसोडिक सीरीज में हम करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में किसकी आवाज सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी और कौन इस किरदार को अच्छी तरह ज्यादा निभा पाएगा. तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि होता क्या है ना, जैसे लोग अलग अलग परसेप्शन होता है एक्टिंग के बारे में, वॉइस एक्टिंग के बारे में. तो ये वॉइस एक्टिंग के बारे में जब किसी को कास्ट करना ही भी तो एक एक्टर को हायर करने की तरह ही है. बिल्कुल. इन टर्म्स ऑफ मतलब एक ऐसी चीज जो उसके हिसाब से अब एज पर द कैरेक्टर. और उसमें भी ऐसा है कि अब जैसे आपने बताया कि एक वॉइस आर्टिस्ट, एज अ वॉइस आर्टिस्ट आप किसी एक एक्टर के लिए पहले डब कर चुके, लेकिन उसका कैरेक्टर बदल गया, किरदार बदल गया, लेकिन अब वो आवाज उस पर सूट नहीं कर रही. नहीं, अब आपकी आवाज उस पर नहीं सूट कर रही, क्योंकि आप जिस हिसाब से उसको जी रहे थे, अब उसने कुछ ऐसा ड्रास्टिक कर दिया है बीइंग इन हिज एक्टर लाइफ कि अब आपकी आवाज उस पे जाएगी नहीं. अब नहीं जा रही. Yes. अब नहीं जा रही. तो अब किसी और वॉइस एक्टर को आप बुलाइए जिसकी आवाज उस पे मैच करे. ये मेरे साथ में घटित हो चुका है कई बार. सो आई कैन डेफिनेटली से कि भाई ये होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल फॉर दिस टू हैपन. तो कई बार हम सोचते हैं, अरे यार, मैं करती वो तो बहुत मजा आता, मैं ये करती तो बहुत अच्छा लगता. मैं मानती हूँ, हाँ, लेकिन द डिमांड ऑफ द शो इज डिफरेंट. ऑडियंस के लिए आपको कुछ और प्रेजेंट करना है जो उनको रिलेटेबल लगे, जो वो उतना ही पसंद कर पाए. इट्स नॉट जस्ट योर वॉइस, इट्स द होल पैकेज. आपकी आवाज उस एक्टर पे
और तब मजा आ रहा है कि नहीं, ये है चीज। ये चीज होती है। सो ट्रू ट्रू। दैट इज इम्पोर्टेंट। कई बार हमें एक आवाज को सुनने की आदत हो जाती है, हमें लगता है कि नहीं ये एक्टर इसी आवाज में हमें सुनाई दे तभी हमें मजा आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसने वो अचीव कर लिया है कि हाँ, वो एक्टर जो बन रहा है आप भी वो बन रहे हो। तो अगर कोई और करता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या मजा हो नहीं रहा आया। है, अच्छा नहीं लग रहा है यार, ऐसा लग ही नहीं रहा वो बोल रहा है। तो हमें तो वही आवाज अच्छी लगती है। एंड ये सब कंडीशनिंग है जो हम देख देख के हमने पसंद किया है, अपनी चॉइसेस बनाई हैं। ट्रू। एंड इतना काम देख के कि भाई हाँ नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। सही गलत इन द सेंस नॉट मॉरली राइट और रॉन्ग, बट कानों को जो अच्छा और बुरा लग रहा है। ट्रू। आपको अगर आवाज रिलेटेबल लगेगी तो ही तो आपको डबिंग फिल्म देखने में मजा आएगा, नहीं तो हाँ, आपको मजा ही नहीं मजा ही आएगा, नहीं आपको आएगा फिर लगेगा तो। क्या बज रहा है, ये क्या हो रहा है। राइट राइट। तो ध्यान तो वो है डायलॉग्स पे बाद में जाता है, पहले आवाज पे जाता है। राइट मैम, वन मोर थिंग आई कुड कोरिलेट। अभी कुछ दिन पहले शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वैसे तो जो लोग वॉइस आर्टिस्ट को, इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ दिन पहले इवेंट हुआ था एक ऑडियो मैजिक का, हाँ। लॉट ऑफ, ये थोड़ा आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सो वी कॉल्ड इट सेलिब्रेशन ऑफ वॉइसेस। वो भी ऐसे बैठे बैठे वी गॉट इट ओके। सेलिब्रेशन ऑफ वॉइसेस। हम पहले टाइटल स्पेसिफिक हम सेलिब्रेशन किया करते थे। टाइटल स्पेसिफिक सेलिब्रेशन यानी इस टाइटल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, या कोई थिएटर रिलीज है हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, या हम मिल लेंगे कहीं। तो हमने सोचा इसमें एवरी आर्टिस्ट इज अ जेम फॉर अस, एवरी आर्टिस्ट इज इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट। अब आप चाहे लीड रोल करो या आप सपोर्टिंग कैरेक्टर करो या आप एक लाइन बोलो, हर एक की अपनी अहमियत है। हाँ। इंसिडेंटल रोल करने वाले की भी उतनी अहमियत है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी फिल्म नहीं बनेगी। यस। अगर हीरो हीरोइन से सिर्फ फिल्म नहीं बनती, लीड वॉइसेस से, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स से, क्राउड वालों से, जो एम्बियंट साउंड्स करते हैं, क्राउड सब डबिंग। मिलके ये एक पैकेज है। तो हमें सभी को, सभी की जरूरत है, हमें सभी का सम्मान करना है और सभी के साथ में हमें सेलिब्रेट करना है। तो ये हम कैसे करें, एंड वी आर प्राउड ऑफ ऑल द वर्क दैट वी डू। तो इसीलिए हमने सोचा लेट अस होस्ट द सेलिब्रेशन ऑफ वॉइसेस, जिसमें एवरीवन इज इनवाइटेड, जिसमें राइटर्स भी होंगे, डायरेक्टर्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारे साथ पहले काम कर रहे थे एज एम्प्लॉइज, अब वो कहीं और कुछ कर रहे हैं। सो वी सेड नो, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो सभी को आप सभी बुलाइए, को बुलाया था। सभी को बुलाते हैं, सभी को याद करते हैं, सब साथ में मजे करते हैं और एक ऐसी जगह मिलते हैं जहाँ जो काम के दायरे से बाहर है, जहाँ हम सिर्फ एंजॉय करेंगे। तो इस हिसाब से हमने सोचा लेट्स बिगिन सेलिब्रेशन ऑफ वॉइसेस, बिकॉज ये एक ऐसा इवेंट होगा जो हर साल होगा जहाँ हम सब मिलेंगे, वील शेड आवर इनहिबिशंस, लेट आवर हेयर डाउन, कुछ कॉमेडी वॉमेडी करेंगे, कुछ बातें करेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे और डांस करेंगे, खाना वाना खाएंगे। तो दैट वाज बेसिकली इट हैड टू बी लाइक अ मेल्टिंग पॉट फॉर एवरीवन। तो इसीलिए जन्म हुआ इसका सेलिब्रेशन ऑफ वॉइसेस, एंड वी होप वी कैन डू दिस एवरी ईयर एंड मोर देन वंस अ ईयर। या इनफैक्ट होना चाहिए, एक मीटअप होता है, सब लोग मिलते हैं, हम ना अपनी अपनी लाइफ में सब बिजी रहते हैं, रिकॉर्डिंग में, अलग अलग कामों में, तो ये बहुत अच्छा एक होता है कि एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सब लोग इस तरह से मिल रहे हैं। एंड आई एम रियली ग्लैड टू नो कि ये दो दो दफा होगा। अभी अभी तो आप इस आपने जो जिक्र किया, और ऑफ कोर्स दिसंबर में तो है इंडिया वॉइस फेस्ट। बिल्कुल, अरे इंडिया वॉइस फेस्ट तो ऑफ कोर्स इसमें एटलीस्ट आई विल से कि हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है। एंड इसमें सभी एक दूसरे से मिलते हैं, सिमिलर फॉर्मूला जिसमें वी आर मीटिंग आउटसाइड ऑफ वर्क और हम अपने काम के बारे में बात करते हैं, हम एक दूसरे को सराहते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें अलग अलग लोग आते हैं, सवाल जवाब चलता है, अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है और एक ऐसी जगह मिलते हैं जहां हम फ्रीली बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं। बात कर सकते नॉट हैं। ओनली दैट, आइसिंग ऑन द केक इज द अवार्ड्स, यस। जो which is, I mean, we are celebrating our work. Simple, we are celebrating our work. So it's a wonderful thing to have ever started, and I hope it continues forever infinitely. And ma'am, if I'm not wrong, Audio Magic is also the associate sponsor for IVF, India Voice Fest, right? Yeah, I mean we have to. अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं और यहाँ पर जो इवेंट्स चल रही हैं, अगर हम इसको बढ़ावा नहीं देंगे तो और कौन देगा? That is the whole thing.
आइडिया बिहाइंड इट। ये स्पॉन्सरशिप तो बहुत छोटी चीज है। हर चीज को देखिए, हर्ष, करने के लिए यू नीड सम काइंड ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट। अपने आप तो कोई Of चीज course. होती नहीं है। तो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट ये कि भैया आप इसको स्पॉन्सर कर रहे हो। आई स्टिल से इट्स अ वी आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड हमें तो बहुत ये गर्व की बात है। एंड आई एम श्योर ये जैसे जैसे इवेंट कामयाब होता जाएगा, वील हैव मोर एंड मोर वेंडर्स सपोर्टिंग द इवेंट। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अवार्ड्स एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग आवर वर्क। हमने जो काम किया है उसको एक there's no one talking about the dubbing industry, there's no one talking about कितनी हम मेहनत करते हैं, कितना ये क्रिएटिव काम है। I'll say कॉपी का काम है, बट कॉपी किस हद तक कॉपी, यानी कोई रोबोटिक वर्क नहीं है कि फटाफट फीड किया आपने और निकल आया बाहर। इट इन्वॉल्व्स सेवरल पीपल, बहुत Lot of लोग हैं things. इसमें। हर चीज में प्लानिंग है, हर लाइन को सोचने में आर्टिस्ट दिमाग खपाता है। कभी वो एक लाइन पे अटक जाता है, फिर चौथे दिन में नहाते हुए उसे याद आता है कि यार इसको ऐसा बोलते हैं, तो तुरंत नहा के आके फोन करता है कि अरे यार मुझे वो लाइन मिल गई, ऐसा ले लेते हैं हम लोग। तो अलग इट्स, टेक हो जाए उसका. हाँ, तो इट्स, यानी ये क्या है, ये इतना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है इसमें कि आप इसको अगर सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इसको आप एंजॉय नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आप किस चीज को करेंगे? Of एंड इट्स course. समथिंग फॉर द इंडस्ट्री, यानी हमारी डबिंग इंडस्ट्री के इवेंट के तौर पे ये इंडियाज वॉइस फेस्ट जो है, इट्स एन इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ अस। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो शुगर मीडियाज, दर्पण मेहता एंड टीम कर रहे हैं। एंड आई विल से कि ये सालों साल चलना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए, और इसको हम और ग्रैंड स्केल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैम. सो वो वी आर बिल्कुल. ट्राइंग हार्ड। ये बहुत अच्छा लगता है एक ही समय पे. इनफैक्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी इसका पार्ट बनते हैं काफी. मैंने देखे जो वहाँ के डिज्नी और भी कई ऐसे मार्वल के कैरेक्टर्स होते हैं. इट्स ग्रेट. सो मैम, it was great to have you on this podcast. It was थैंक यू। wonderful, this particular conversation, interacting with you. बहुत अच्छा लगा मैम. And knowing about your voicing journey and about the story of Audio Magic and everything. So ma'am, thank you so much for being a part of it, and I wish you all the best. Heartiest congratulations for everything and your voicing, for Audio Magic, everything, ma'am. Thank you so much, Harsh. It was lovely talking to you. And thank you very much for the opportunity. Thank you.